दोस्तों, लंपी वायरस फिर से एक बार फैलता जा रहा है। ख़ास करके अभी बिहार से बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं कि बिहार में बुरी तरह से लंपी फैल रहा है। कुछ दिन पहले मुझे बांग्लादेश, नेपाल और वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट्स आ रहे थे कि और वहाँ से केसेस लोग शेयर कर रहे थे कि लंपी वायरस फिर से वहाँ आया है। ये बिहार में, झारखंड में और आप कहें तो उड़ीसा में सबसे पहले शुरू हुआ था। और वहाँ से होता हुआ स्प्रेड करके, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में भी ये केस जो थे 2021 से पहले ही देखे जा चुके थे। फिर ये ट्रेवल करता हुआ पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर राजस्थान, राजस्थान से होता हुआ फिर उत्तर प्रदेश में आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मास लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश तो सेफ हो गया, लेकिन अभी भी बिहार में यह विकराल रूप लेता जा रहा है। तो इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका डिस्कशन करना फिर से एक बार आवश्यक है। तो मैं बता दूं कि लंपी जो है कई सिम्टम्स लाता है। किसी में माइल्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गाय को सिर्फ एक नोड्यूल बना है और दूसरी उसी के साथ रहने वाली गाय को बहुत सारे नोड्यूल्स बने हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके प्री स्केपुलर लिम्फ नोड और प्री फीमोरल लिम्फ नोड जो हैं वो काफ़ी इनलार्ज हैं। फीवर है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है, तो यह देख करके कॉमनली वेटनरियंस को लगता है कि इसमें थैलेरियोसिस होगा और वो अननेसेसरी वहाँ पे बुपारवाक्योन और एंटी थैलेरियल मेडिसिन का और हिमोप्रोटोजोल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसका जो प्री स्केपुलर लिम्फ नोड जो है वो काफ़ी इनलार्ज है। तो ये इतना ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है कि ये लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है। और जब एक बार लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाते हैं तो लिम्फ ड्रेनेज नहीं होता है और फिर उस एरिया का जो पार्ट है उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है, डिपेंडेंट पार्ट का स्वेलिंग होता है। तो इस तरह के अगर आपको केसेस मिलते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका ब्रिस्केट एडिमा भी हुआ है, तो ब्रिस्केट एडिमा होना, पैरों में सूजन होना, ये कॉमन लक्षण है लंपी के, ना कि इससे आपको ये सोचना चाहिए कि इसको टीआरपी है या कोई और प्रॉब्लम है। अगर आपको टीआरपी सस्पेक्ट करना है तो आपको जुगुलर इन्गॉजमेंट, बाकी के सिम्टम्स भी देखने चाहिए। एक चीज़ और इसमें होता है कि गाय भैंस जिन जो अफेक्टेड होती हैं वो जनरली कई दिनों तक बैठती नहीं हैं। फिर वो भी एक हिस्ट्री कन्फ्यूजिंग होता है जो टीआरपी से मिलता जुलता है, जिसमें उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो लोगों को लगता है कि टीआरपी होता है, लेकिन टीआरपी नहीं रहता है। इसी तरह से ये बाफलोज में भी देखने को मिलता है। इस केस में आप देख सकते हैं कि पिछले साल का ये सारे केस हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड किया था। और बाफलोज में भी टिपिकल्स लीजन बनते हैं, लेकिन इनमें ये रेयरली मिलता है इस तरह का केस जिसमें कि आपको नोडुलर लीजन्स मिलेंगे। भैंसों में जो मैंने देखा है उनके पैरों में सूजन आता है, कई दिनों तक लगातार फीवर बना रहता है। अगर फीवर की बात करें तो इसमें जो बुखार है वो 4 से 8 हफ्ते तक बना रह सकता है। तो ये वायरस के चलते है, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। एंटीबायोटिक जो हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए करते हैं। फीवर है तो सिम्टोमेटिकली आपको फीवर की दवाई देनी है, वो भी लगातार कई दिनों तक आप नहीं दे सकते हैं। अगर स्किन लीजन इस तरह से बने हैं तो उस कंडीशन में जहाँ पे जो फूट रहा होता है लीजन, वहाँ पे आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा लीजन्स नहीं हैं तो आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेंट देने की आवश्यकता होती है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए जो मुझे बेस्ट लगता है वो विटामिन ई और सेलेनियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई, सेलेनियम जो है इम्यूनोमॉड्यूलेंट के साथ साथ मसल के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। और ये जो होता है वायरस, ये टीनोसाइनोवाइटिस करता है। करने का मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर और मसल्स में ये डैमेज कराता है। तो उस डैमेज को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो विटामिन ई और सेलेनियम का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी हो सकता है। तो अननेसेसरी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये केस आप देख सकते हैं, इसमें सीवियर स्किन लीजन्स हैं, साथ ही साथ ब्रिस्केट एडिमा है, चेहरे पे भी सूजन है और लिम्फ नोड इसके जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इसके पैरों में भी स्वेलिंग आई है जो इंडिकेट करता है कि यह सीवियरली इन्फेक्टेड है वायरस से। इसमें वायरस लोड जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये मरने वाला है कि नहीं है, इसको अगर आपको डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, पेट से सांस ले रहा है, उस कंडीशन में वो क्रिटिकल केस माना जाता है। या उसके गोबर में या उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो क्रिटिकल सिचुएशन होता है और उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिस तरह से लीजन आपको स्किन में दिख रहे हैं, वैसे ही लीजन्स इंटरनल ऑर्गन में भी बनते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन खास करके लंग्स में जब लीजन्स बन जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, टोटली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है और एनिमल कोलैप्स कर जाता है। उसी तरह से इंटेस्टाइन में अगर लीजन्स बनेंगे तो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होती है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होता है और फिर एनिमल कोलैप्स कर जाता है। ब्लीडिंग का जो कंसेप्ट है वो DIC के चलते होता है। वायरस जो है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी करता है और उसके चलते ब्लीडिंग डिजॉर्डर होता है और नाक से और नेचुरल ओरिफिस से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आपको मान लेना चाहिए कि ये क्रिटिकल स्टेज में जा रहा है। यहाँ पे अलग से थेरेपेटिक सिम्प्टोमेटिक अप्रोच लेना होगा। कभी कभी आप देखेंगे कि कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है, ब्लू आई हो जाती है, वो इम्यून मेडिएटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लंपी के कॉम्प्लिकेशन के चलते होती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको लंपी कंसिडर करना है। अननेसेसरी एंटी थैलेरियल, एंटी बवेशियल और एंटी हीमोप्रोडाजोल ड्रग्स का इस्तेमाल करके किसान के पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अननेसेसरी इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो एनिमल भी बहुत सफ़र करता है। एक तो बीमार है, साथ ही साथ वो इन दवाओं के असर से और बीमार हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि कई तरह के मिसनॉम्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आइवरमेक्टिन लगाने से ठीक हो जाता है, ऐसा कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है। आइवरमेक्टिन हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं जहाँ पे जो लीजन्स है वो फूट जाते हैं और फिर उनके अंदर से अगर मैगट्स हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज वायरस के लिए आइवरमेक्टिन काम करता है, वायरस के अगेंस्ट आइवरमेक्टिन काम करता है, ये इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। तो अननेसेसरी आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को लंपी को फिर से एक तरह से समझने में, पहचानने में और जो दवाएं रिक्वायर्ड नहीं हैं उनका इस्तेमाल नहीं करने में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।